बच्चों आज हमारे पास चैप्टर नंबर जो 5 है, इसके लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। इनको आपने एज ए ऑब्जेक्टिव देखना है। यहाँ से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कल हमने बात की थी कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, इनको इस्तेमाल में लाया जाता है वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए और वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ उसी के बारे में मालूमात दी गई है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं ज़मीन के मदार में मुख्तलिफ पर्पस के लिए। यहाँ आपको बताया गया है कि 3 सैटेलाइट और 120 के लॉन्गिट्यूड पे, यानी उन तीनों के दरमियान 120 दर्जे का फर्क है। ये एज ऑब्जेक्टिव जहन में रखेंगे। और मिनिमम 3 सैटेलाइट्स हैं। और यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए जो वेव्स इस्तेमाल की गई हैं वो माइक्रोवेव्स। अब कोई आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स माइक्रोवेव्स आर यूज्ड व्हाई, इन माइक्रोवेव्स को ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसी का आंसर पैरे के अंदर मौजूद है। Microwaves are used in communication satellites because they are intense, monochromatic, and can pass easily through atmosphere. ये आप इसका रीजन बता देंगे कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं, एक तो ये इंटेंस होती हैं, मोनोक्रोमैटिक होती हैं, सिंगल वेवलेंथ जिनको कहते हैं, और दूसरा ये है कि ये एटमॉस्फेयर में से इजीली पास हो जाती हैं। यही वजह है कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब यानी एक बात आपको ये पता चल गई कि 3 मिनिमम सैटेलाइट्स हैं। ये लिखा हुआ भी है इंडियन ओशन के ऊपर, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के ऊपर इनको छोड़ा जाता है। और कल हमने बात की थी कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं। जिसको इंडियन ओशन के ऊपर छोड़ा जाएगा तो वो हरकत तो कर रहा होगा जमीन के गिर्द, लेकिन आपको वो हमेशा इंडियन ओशन के ऊपर ही नजर आएगा, क्योंकि जितना टाइम वो जमीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में लगाएगा उतना ही वक्त जमीन अपनी एक्सिस के गिर्द घूमने में लगाएगी। इसलिए हमें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो स्टेशनरी नजर आएगा, साकिन नजर आएगा। इसी तरह जो अटलांटिक पे छोड़ा जाएगा वो अटलांटिक पे नजर आएगा हमेशा, और जो पैसिफिक ओशन के ऊपर छोड़ा जाएगा तो वो हमेशा पैसिफिक ओशन के ऊपर ही नजर आएगा। तो यानी इनके दरमियान 120 दर्जे का फर्क होता है। माइक्रोवेव्स इनमें यूज की जाती हैं। क्यों यूज की जाती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये इंटेंस होती हैं, मोनोक्रोमैटिक होती हैं और इजीली पास हो सकती हैं थ्रू एटमॉस्फेयर। फिर हमारे पास यहाँ एक और बात पता चलती है कि वो ये कि इस वक्त जमीन के ऊपर तकरीबन 200 अर्थ स्टेशन मौजूद हैं। 200 यानी अर्थ स्टेशन मौजूद हैं जहां से सिग्नल्स भेजे भी जा रहे हैं और रिसीव भी किए जा रहे हैं। फिर 126 ममालिक ने मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है और उसके लिए उन्होंने जो सैटेलाइट बनाया हुआ है उसका नाम है इंटेलसैट 6 उसको कहते हैं। यानी इंटेलसैट से मुराद ये है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, बैनुल अक़वामी मवासलाती सियारा। ये 126 ममालिक ने मिलकर मैनेज किया हुआ है और ये ऑपरेट करता है एट 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी।
यानी ये 4, 6, 11 और 14 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। आप अपने घर में पड़े डिश एंटीना के जरिए इन चारों फ्रीक्वेंसीज में से कोई एक फ्रीक्वेंसी मैच कर लें तो इस सियारे के जरिए आने वाले प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। ये बैनुल अक़वामी मवासलाती सियारा है। तो ये 4, 6, 11 और 14 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और इसकी कैपेसिटी भी बताई हुई है 30,000 फोन कॉल्स और इसके साथ ये कुछ यानी 30,000 टू वेज टेलीफोन और उसके साथ 3 टेलीविजन के चैनल्स ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी ये आपको इसकी कैपेसिटी बताई हुई है इस सैटेलाइट की। यानी टू वेज से मुराद ये है कि इनकमिंग और आउटगोइंग जो कॉल्स होती हैं 30,000 एक वक्त में और 3 टेलीविजन के चैनल्स, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। उसके बाद नेक्स्ट जी, ये हमारे पास है लास्ट जो हमारे पास ये टॉपिक है, ये है न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी के बारे में न्यूटन और आइंस्टाइन ने अपने अपने व्यूज दिए। अगर हम न्यूटन की बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, gravitation is the intrinsic property of matter, that every particle of matter attract every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में ये कहा कि ग्रेविटी जो है ये मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक कहते हैं प्योर, यानी खालिसतन ये मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है कि हर जो पार्टिकल होता है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये उन पार्टिकल्स की मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th में। जब आइंस्टाइन आया तो आइंस्टाइन ने यह कहा कि स्पेस टाइम इज कर्व्ड। ये बड़ा अहम फिक्रा था कि स्पेस टाइम इज कर्व्ड। यहाँ स्पेस टाइम इज कर्व्ड से क्या मुराद है, उसने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक सिंपल सी यानी बात समझाई कि साइड पे आपको डायग्राम में कि एक रबड़ की शीट और रबड़ की शीट, उस रबड़ की शीट के नीचे आप कोई वेट लटका दें तो जब वेट लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि उस रबड़ की शीट में खम पैदा हो जाएंगे। तो अगर आप उस पर गौर करें, सबसे ऊपर वाला सर्कल आपको बड़ा नजर आएगा, अंदर उससे छोटा होगा, मजीद अंदर जाएंगे और छोटा, मजीद अंदर जाएंगे और छोटा। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वो सर्कल शार्ट होता जाएगा। अब एक कॉमन सेंस है कि अगर आप बड़े सर्कल में मूव कर रहे हैं तो चक्कर मुकम्मल करने में आपको ज्यादा वक्त लग रहा होगा। अगर आप छोटे सर्कल में हैं कम वक्त लग रहा होगा, उससे छोटे सर्कल में है तो उससे कम वक्त लग रहा होगा। तो आइंस्टाइन ने ये बात बताई कि जब आप स्पेस में जाते हैं तो वहां आपका टाइम कर्व्ड हो जाता है। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप स्पेस में दाखिल होते जाएंगे आपकी स्पीड में इजाफा होता जाएगा। अब स्पीड में इजाफे से मुराद ये है कि आपको कम वक्त लग रहा होगा अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए। तो ये बात आइंस्टाइन ने कही। अब जो न्यूटन था, न्यूटन ने जो लॉ पेश किया था ग्रेविटी के बारे में, इसमें जो इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात की गई थी तो इसने उसको बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन नहीं किया था न्यूटन ने कि ऐसा कैसे होता है। तो
आइंस्टाइन ने इस बात को एक्सप्लेन किया, और आइंस्टाइन ने एक और बड़ी अहम बात ये कही कि ग्रेविटी कैन बेंड द लाइट। ये बड़ी एक अहम बात थी कि जो ग्रेविटी होती है वो लाइट को बेंड कर देती है, मोड़ देती है। तो ये लास्ट पैरे के अंदर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। यानी जब उसने ये बात कही कि ग्रेविटी कैन बेंड द लाइट, तो इस बात का जो बकायदा तौर पे प्रूफ था, ये 1919 के अंदर जब सूरज गिरन हुआ तो उन्होंने ये देखा कि ये आपको डायग्राम पे भी नजर आ रहा है कि सूरज गिरन से पहले एक जो स्टार था, स्टार रोशनी को कहते हैं, वो एक पॉइंट पे नजर आ रही थी। तो जैसे ही सूरज गिरन हुआ तो उन्होंने देखा कि वही रोशनी और पॉइंट पे नजर आ रही थी। तो इससे आइंस्टाइन की बात का प्रूफ मिल गया कि ग्रेविटी कैन बेंड द लाइट। यानी सूरज गिरन से पहले जो ग्रेविटी थी उसने रोशनी को उसके असल मकाम से थोड़ा सा बेंड किया हुआ था। तो इसलिए वो हमें रोशनी अपने असल जगह की बजाय किसी और जगह पे नजर आ रही थी। यानी ग्रेविटी ने उस लाइट को बेंड किया हुआ था। जैसे सूरज गिरन हुआ, ग्रेविटी खत्म हुई, तो वही रोशनी अपनी असली मकाम पर नजर आई। और यहाँ मजे की बात यह है कि जो आइंस्टाइन ने एंगल बताया था कि ये कितने एंगल पे बेंड होती है, तो जब उन्होंने इसको कैलकुलेट किया तो ये बिल्कुल वही एंगल था जो इस डायग्राम के नीचे दिया हुआ है, 1.745। 1.745 ये एज ऑब्जेक्टिव भी जहन में रखेंगे कि आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ग्रेविटी कैन बेंड द लाइट, तो वो किस एंगल पे बेंड होती है, उसने 1.745 कहा था। तो जब 1919 के अंदर सूरज गिरन हुआ और उन्होंने इस चीज का मुशाहिदा किया तो आइंस्टाइन की बात बिल्कुल सच साबित हुई। तो इसलिए हम कहते हैं कि आइंस्टाइन व्यू ऑन ग्रेविटी इज बेटर देन न्यूटन। तो अब ये आपसे अगर शॉर्ट आंसर पूछा जाए कि आइंस्टाइन व्यू ऑन ग्रेविटी इज बेटर देन न्यूटन, व्हाई, तो आप इसका जवाब लिखेंगे ये जो पैरा खड़ा है, तीसरा पैरा, जहां पे लिखा हुआ है आइंस्टाइन थ्योरी गिव अस अ फिजिकल पिक्चर ऑफ हाउ ग्रेविटी वर्क। तो आपने यहीं से इसकी दूसरी लाइन से शुरू करना है इसका जवाब कि न्यूटन डिस्कवर द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, that no application why gravity should follow an inverse square law. So Einstein also says that gravity follow an inverse square law, strongly gravitational field, but bend but it tells us why this should be happen. That is why Einstein theory is better than Newton. तो यहां तक आप इसका जवाब लिख लेंगे, यानी ये पैरा इसका जवाब होगा कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑन ग्रेविटी इज बेटर देन न्यूटन, वाई। तो ये आपने पैरा लिख देना है क्योंकि आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था उसको बेहतर अंदाज के अंदर एक्सप्लेन किया एज कंपेयर टू दी न्यूटन। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो लॉ यानी जो व्यू है, आइंस्टाइन व्यू ऑन ग्रेविटी इज बेटर देन न्यूटन। तो ये कोई शॉर्ट पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। जी नेक्स्ट। जहां आपको इसके लास्ट पैरे के अंदर ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ग्रेविटी कैन बेंड द लाइट, आपको इस पैरे में ये चीज मिलेगी। और सूरज गिरन की बात मैं आपको समझा चुका हूँ, वो इस पैरे के अंदर खड़ी है कि यानी जो उसने बात कही थी कि ग्रेविटी कैन बेंड द लाइट, उस बात का प्रूफ 1919 के अंदर हुआ जब सूरज गिरन हुआ। तो ये बात साबित भी हो गई, इवन के जो एंगल आइंस्टाइन ने बताया था तो वो भी प्रूफ हो गया। इसलिए
हम ये कहते हैं कि आइंस्टाइन्स थ्योरी वाज हेल्ड एज अ साइंटिफिक ट्रम्प। ये लास्ट लाइन है इसकी कि ये जो आइंस्टाइन थ्योरी है ये एक साइंसी करिश्मे के तौर पे सामने आई। यानी जो इसने ग्रेविटी के बारे में अपनी थ्योरी दी, तो इसको आप एक साइंसी करिश्मा भी कह सकते हैं।